मैं डॉक्टर दशरथ चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कॉलेज, सेमेस्टर 3 BA संस्कृत इलेक्टिव 1, पेपर 2, काव्य प्रकाश मम्मट द्वारा विरचित काव्य भेद में आज आपको बताने जा रहा हूँ। काव्य हेतु में काव्य प्रयोजन के बाद काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन के बाद काव्य भेद, उसके बाद हेतु। तो मैं आपको काव्य भेद पढ़ाऊंगा, आज पढ़ाऊंगा काव्य भेद, आपको काव्य भेद पढ़ाऊंगा। काव्य भेद, काव्य भेद कितने प्रकार से काव्य के भेद है। प्राचीन काल से ही काव्य के भेद प्रभेदों पर विचार किया जा रहा है। भामा ने दो भेद किए काव्य के, गद्यम च पद्यम, गद्य और पद्य। भामा ने कहा काव्य के दो भेद किए, गद्य और पद्य। वामन ने उसके, मैं मम्मट से पूर्ववर्ती कुछ आचार्यों की बात करना चाहता हूँ जो आचार्य मम्मट से पहले काव्य की बात करके गए। तो सबसे पहले तो मैं पितामह भामा ने काव्य के दो भेद बताए हैं, काव्यम गद्यम पद्यम च काव्यम। गद्य और पद्य काव्य होता है, गद्य भी होता है और पद्य भी होता है। वामन ने काव्य इन दो प्रकारों का निरूपण करके काव्य गद्यम पद्यम च, गद्य और पद्य कहा। दंडी ने गद्य, फिर उसके बाद भामा के बाद वामन आए, उसके बाद दंडी आए। दंडी ने कहा गद्य पद्य नामक दो काव्य भेदों में मिश्र नामक तीसरा भेद जोड़ दिया। भामा और दंडी ने भाषा के आधार पर तीन भेद किए, संस्कृत काव्य, प्राकृत काव्य, अपभ्रंश काव्य। संस्कृत काव्य, प्राकृत काव्य और अपभ्रंश काव्य। रुद्रट ने तीन प्रकार जोड़ दिए, मागध, पैशाच और शौरसेनी। रुद्रट, उसके बाद रुद्रट आए दंडी के बाद, तो रुद्रट ने कहा तीन प्रकार का होता है, मागध, पैशाच व शौरसेनी। इसी प्रकार अलंकार व रीति काव्य संप्रदाय के आचार्यों ने काव्य के अन्य भेदों व प्रभेद, अन्य भेद व प्रभेद किए हैं। कथा, आख्यायिका, चंपू एवं प्रकरण ध्वनि आदि आचार्यों ने भेद प्रभेद पर अधिक ध्यान नहीं दिया। आनंदवर्धन ने तीन भेद माने हैं। इसके बाद जब आनंदवर्धन आता है ध्वन्यालोक में तो तीन भेद बताता है, ध्वनिभूत काव्य, गुणीभूत और व्यंग्य, चित्र काव्य। ध्वनिभूत, गुणीभूत और चित्र काव्य। आनंदवर्धन ने तीन भेद माने हैं, ध्वनि, गुणीभूत और चित्र काव्य। काव्य के रचना सौष्ठव, ग्राह्यता, भाषाधारित भेद प्रभेदों से विलक्षण, काव्य के अत्यधिक प्रधान प्राणभूत तत्व, व्यंग्य की सत्रात्मकता और उत्कर्षा अपकर्ष की दृष्टि से ध्वनिकार के अनुसरण में आचार्य मम्मट ने काव्य के तीन भेद में विभाजित किया है। जिस प्रकार से ध्वन्यालोक में तीन भेद माने हैं कि ध्वनि, गुणीभूत और चित्र काव्य। ध्वन्यालोक के बाद, आनंदवर्धन के बाद मम्मट आते हैं, उससे पहले के पूर्ववर्ती आचार्यों पर मैंने प्रकाश डाला है। तो तीन भेद बताए ध्वन्यालोक में आनंदवर्धन ने। सबसे पहले भामा आए, उन्होंने गद्य पद्य कहा, फिर उसका निरूपण करके वामन आए, उन्होंने गद्यम काव्यम गद्यम पद्यम च। फिर दंडी आए, गद्य पद्य नामक दो भेद किए, मिश्रित नाम का तीसरा भेद जोड़ा, गद्य पद्य और चंपू। फिर दंडी आए, उन्होंने भाषा के आधार पर तीन भेद किए, संस्कृत में कि काव्य प्राकृत है, अपभ्रंश है, रुद्रट। इन काव्य संस्कृत सामान्य लौकिक है, संस्कृत काव्य एक। तीन भेद बताए दंडी ने, संस्कृत काव्य, प्राकृत काव्य, अपभ्रंश काव्य। रुद्रट ने भी तीन प्रकार जोड़े, मागध, पैशाच और सेन। इसी प्रकार अलंकार व रीति संप्रदाय में आचार्यों ने काव्य के अन्य भेदों और प्रभेदों पर टिप्पणियां की है, माना है। कथाभिमानी, कथा, आख्यायिका, चंपू, ये सारे प्रकरण ध्वनि इत्यादि माने।
खैर जो भी है, लेकिन उसके बाद मम्मट आते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तम, मध्यम और अधम काव्य 3 प्रकार का होता है। इदम उत्तममति सैनी व्यंग्यवाच्या ध्वनि बुधई कथित। 2 बात बताए कि 3 प्रकार से काव्य के भेद बताए, उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। इदम उत्तम ममति शयनी व्यंग्यवाच्या ध्वनि बुधई कथित। पूर्ववर्ती व्याकरणों द्वारा स्फोटाभिव्यंजक एवं आनंदवर्धनादि साहित्य शास्त्रियों द्वारा प्रधानभूत व्यंग्याभिव्यंजक शब्दार्थ के रूप में ध्वनि पद से व्यवहृत काव्य उत्तम कहलाया। जो ध्वनि है वो उत्तम काव्य कहलाता है। जहाँ अभिधावृत्ति प्रतिपाद्य वाचार्थ के अभिभूत करके व्यंजनावृत्ति प्रतिपाद्य व्यंग्यार्थ अतिशय चमत्कारक होता है। और एग्जाम्पल दिया उसका, जिसको मैं आपको बाद में एग्जाम्पल के रूप में व्याख्यायित करूँगा। निशेषच्युत चंदनम न पुनस्तस्या अदम शांतिकम। उपयुक्त उद्धरणों में स्नान के लिए ही गमन एवं रमण के लिए निषेध रूप वाच्यार्थ वापी व्यंजना व्याज से उस अदम के पास ही रमण करना इस विधि का व्यंग्य है, क्योंकि वो उसके स्तनों का चंदन छट गया है और वो बावड़ी में स्नान करने जाती है। ये व्यंग्य है। न्याय विद होता है, वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य अधिक चमत्कार हो जाता है कि तू तो उससे रमण करने गई थी, बावड़ी में स्नान करने नहीं गई। ये एक व्यंग्य है। मध्यम काव्य अतादृश गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्य तु मध्यमम। वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य अधिक चमत्कृत होता है। अतादृशी अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्य तु मध्यमम। तो वाच्य की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अत्यधिक चमत्कृत होता है और वो मध्यम काव्य कहलाता है, गुणीभूत काव्य कहलाता है, गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहलाता है। और उसमें उदाहरण है ग्राम तरुण तरुण्याम मलिन मुख छाया। एक युवक जो है गांव के बाहर एक पुष्पलता की झाड़ी को लेके खड़ा है और एक तरुण युवी वहां से निकलती है। तो ग्राम तरुण तरुण्याम मलिन मुख छाया, जब वो उसकी तरफ नहीं देखती है, उस पुष्प का कोई अभिवादन नहीं करती है, उस युवक का अभिवादन नहीं करती है, तो युवक का जो है मुख मलिन मुख हो जाना, इस उदाहरण से संकेत है कि भंग रूप व्यंग्यार्थ की अपेक्षा मुख मालिन्यारूप वाच्यार्थ विशेष चमत्कारक है या मध्यम काव्य। दूसरा फिर है अधम काव्य। उत्तम काव्य, मध्यम काव्य और अधम काव्य। अधम काव्य में है शब्द चित्रम वाच्य चित्रम व्यंग्यम तव वरम स्मृतम। शब्द चित्रम वाच्य चित्रम व्यंग्यम तव वरम स्मृतम। अधम काव्य में कहा है शब्द चित्रम वाच्य चित्रम व्यंग्यम तव वरम स्मृतम। जहां व्यंग्य की स्फुट प्रतीति न होती हो, जहां व्यंग्य की स्फुट प्रतीति न होती हो, गुणीभूत व्यंजक सा अलंकार शब्दार्थ अलंकार सहित होना चाहिए, शब्द और अर्थ नहीं। सा अलंकार अलंकार युक्त शब्दार्थ की योजना हो, वहां अधम काव्य या चित्र काव्य होता है। शब्द और अर्थ के प्राधान्य से इसके 2 भेद होते हैं। शब्द चित्र एक, या शाब्दिक चमत्कार में व्यंग्य तिरोहित हो जाता है। यथा विनीरगत मानद मात्मान मनिंदरात। इस प्रकार देखो, शाब्दिक चमत्कार में व्यंग्य तिरोहित हो जाता है। उसका फॉर एग्जाम्पल है यथा स्वचो स्वच्छंदो छलब्दच्छ, यानी कि नदी की धारा में पानी स्वच्छ जल है जो अपने आप में छलक रहा है, ये शाब्दिक चमत्कार है। व्यंग्य उसमें तिरोहित है, निहित है। दूसरा अर्थ चित्र, यहाँ अर्थ का चमत्कार जो है, व्यंग्य उसमें लुप्त है, अर्थ उसमें अधिक प्रबल है। यथा विनिर्गत मान दया आत्ममान मंदिरात। इस प्रकार मम्मट ने ध्वनिकार के समानी 3 भेद किए हैं, किंतु मम्मट का व्यंग्यार्थ से तात्पर्य उस मुख्यार्थ से है जो रस ही है, ध्वनि नहीं है। मुख्यार्थवादे तद योगे रूढ़ितो अत प्रयोजनात् से नहीं है, मुख्यार्थ से है, रस से नहीं है।
इसलिए महाकवि मम्मट का जो व्यंग्यार्थ है उसको मुख्यार्थ है जो रसी ध्वनि है। अब ध्वनि और ध्वनि क्या है? शब्द गुण आकाशम। शब्द कहाँ से आया? ये आकाश से आया। पंच तत्व में जो शरीर का जो हमारा निर्माण है उसमें से एक जो गुण है हमारा शब्द गुण आकाशम, वॉल्यूम जो है आवाज ध्वनि वो आकाश से है। शब्द गुण आकाशम। किसी भी जीव प्रकृति सौंदर्य में जितने जीव जंतु पेड़ पौधे जो भी जीविकीय है जीवित है उसका जो शाब्दिक जो गुण है वो आकाश से आया। अब मम्मट ने आकर के ये कर दिया कि शब्द गुण आकाश है। ध्वनि शब्द नहीं है तो ध्वनि नहीं है। शब्द और ध्वनि दोनों जो है एक दूसरे के पर्याय है। बिना शब्द के किसी शब्द के अर्थ के ध्वनि का होना ये एक सिंपल बात है कि ध्वनि जो है उसके साथ ही निहित है शब्दार्थ में। और काव्य प्रकाश में मम्मट ने जो है इसको शब्द गुण आकाश से लेकर के ध्वनि व्यंग्य और अर्थ उत्तम मध्यम और अधम 3 प्रकार से इस काव्य को इसने फिरोया है। और इदम उत्तम ममति सैनी व्यंग्य वाचा ध्वनि बुधई कथित है। इसको मैं बाद में आपको व्याख्यायित करूंगा। पर काव्य के भेद है वाच्य जो बोला जाता है वो होता है वाचक बोलने वाला। व्यंग्य जो मैं किसी को व्यंग्य की भाव से मैं कहूँ, यदि आप सभी छात्रों की क्लास है मैं ये कहूँ कि वो बहुत अधिक पीछे लाइन में जो है बहुत पढ़ाकू है तो समझ लीजिए कि वो पढ़ नहीं रहा है पीछे, वो और कुछ गड़बड़ कर रहा है तो मेरा ये व्यंग्य हुआ। इसी प्रकार वाच्य जब शब्द आएगा तब ध्वनि आएगी, ध्वनि आएगी तब व्यंग्य आएगा। तो आचार्य मम्मट ने इसको 3 भागों में बांट दिया, उत्तम मध्यम और अधम। तो वाच्य की अपेक्षा व्यंग्य अर्थ में अधिक चमत्कार है। सिंपली मैं बोलूँगा तो वो प्रभावित नहीं होगा, पर यही बात शाब्दिक व्यंग्य में करता हूँ तो वो उसको किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रतिभा को वो कहीं न कहीं मानसिक रूप से वो कहीं न कहीं अटैक करता है। इसलिए वो व्यंग्य अधिक चमत्कृत होता है वाच्य की अपेक्षा करके। इदम अच्छा दूसरा है वह उत्तम काव्य है, मध्यम है और अधम है। उत्तम काव्य होता है, विद्वानों ने उसे ध्वनि काव्य भी कह दिया उत्तम काव्य को। इस प्रकार इदम पद जो है यहाँ पर काव्य का बोधक है जो काव्य लिखा जाता है। वैयाकरणों ने प्रधानभूत स्फोट रूप से व्यंग्य के भाव को व्यंजक अभिव्यक्त करने वाले शब्द के लिए ध्वनि शब्द का व्यवहार प्रयोग किया गया और उसकी इसलिए उनके अनुसरण करने वाले आचार्य वाच्य को गौण अप्रधान बना देने वाले व्यंग्य के अर्थ में समर्थ अभिव्यक्ति में समर्थ शब्द युगल के लिए ध्वनि शब्द का व्यवहार हुआ है। जो ध्वनि है उसमें युगल है, युगल होते हैं जोड़ा, कपल जिसको आप बोलते हो। जैसे शब्द और अर्थ, शब्द के बिना अर्थ नहीं हो सकता और अर्थ बिना शब्द के नहीं हो सकता। दोनों को मिलाने के बाद शब्द और अर्थात मैं इसकी गुण संधि कर देता हूँ तो शब्दार्थ हो जाएगा। जब वो शब्दार्थ हो जाएगा तो वो ध्वनि हो जाएगी, क्योंकि शब्द के बाद अर्थ जब निकलेगा तब वो ध्वनि होगी। तो इस प्रकार से ध्वनि को मैं आपको व्याख्या करूँगा और इस शब्दार्थ युगल के लिए ध्वनि शब्द का प्रयोग किया है। वाक्य यथार्थ शब्दो वा तमर्थम उपसर्जनीय कृत स्वारतौ व्यंकत काव्य विशेष ध्वनि रीति सुरभि कथित है। अगले में जो अगला वो व्याख्यायित करूँगा इस काव्य भेद को, वो एक अलग अलग शाब्दिक रूप से मैं गूगल मीट के माध्यम से मैं आपसे संवाद करूँगा। आपके प्रश्नोत्तरी तैयार रखिएगा।